जाफर एक्सप्रेस को आपको पहले भी पता होगा कि एक बार अपहरण ही कर लिया गया था और अपहरण करके उनके बहुत सारे लोगों को हाँ, तो पाकिस्तान की हालत जो है वो पाकिस्तान स्टेट ऑफ एनार्की की तरफ तो है, लेकिन जो हम लोग बार बार कहते रहते थे ना कि अब पलटेगा, कोई ऐसे बड़ी खबर अभी दिख नहीं रही है पाकिस्तान को लेकर के। बिल्कुल, लेकिन ये तस्वीरें जरूर जो है वो पाकिस्तान के अंदर परेशानी किस कदर है और बलोच आर्मी कैसे लगातार अब पाकिस्तान की सेना को नुकसान पहुंचा रही है। इसमें सिर्फ एक ही लाइन जोड़ दें कि ईरान के साथ यदि संबंध खराब ठीक हो जाते हैं पाकिस्तान का, तब बलूचों के जो मूवमेंट है उसको थोड़ा सा धक्का लगेगा। अब ये जो जाफर एक्सप्रेस है विजय जी, ये बार बार निशाने पर रही है। अभी जैसा संगीत जी ने भी जिक्र किया, पिछली बार बड़ा वो हुआ था, अपहरण कर लिया था पूरी तरीके से इस ट्रेन का, और अब इसमें ही ये धमाका, यानी पाकिस्तान कई मोर्चों पर इस वक्त धुआं हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक बात है जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के यह सहमति कम रखता हूँ कि बलूच की स्थिति बहुत खराब है, बलूचिस्तान की, समझे, और पाकिस्तान वहाँ पर निपटने की स्थिति में ही नहीं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि वो उनके कंट्रोल में ही नहीं है। अब अभी क्या हो रहा है, पाकिस्तान अभी तो वो ईरान को ठीक करने में लगा हुआ है, अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत करने में ठीक लगे हुए हैं मुनीर साहब और शहबाज साहब, तो उसमें काम में लगे हैं, लेकिन बलूचिस्तान की स्थिति बहुत ख़राब है। और ये जाफर एक्सप्रेस पे दोबारा ये घटना होना, इससे समझ में आता है कि वहाँ पर उनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया नहीं, और उसमें आर्मी के लोग ट्रेन में हैं। इससे पहले हम लोग देख रहे थे, जिसका हर्ष जी बड़ी जिक्र करते रहते हैं, पैंट सूखी कि नहीं सूखी, तो वो आर्मी के लोग कैसे भाग रहे हैं। पाकिस्तान अंदर से पूरी तरह से खोखला है, परेशान है। फाइनेंशियली देखें तो उसकी स्थिति ऐसी ख़राब हो गई है कि लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। राज्यों की स्थिति देखें तो केवल यदि पंजाब का इलाका छोड़ दें तो पूरा का पूरा पाकिस्तान बहुत बड़े संकट। इवन सिंध में जो आमतौर पर नहीं होता था, सिंध को एक रिच इलाके के तौर पे देखा है, वहाँ पर भी स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। बलूचिस्तान को तो लेकर मुझे लगता है कि किस दिन वो अलग होगा। हो सकता है कि अभी जो इस बात से सहमत हुए प्रोफेसर साहब ने कहा कि लगता था कि रोज अलग हो जाएगा, वो अलग नहीं हुआ, लेकिन उसका बहुत समय तक उसके साथ जुड़े रहना भी संभावना मुझे नहीं लगती। अब पाकिस्तान जहां लगा हुआ है उस खबर की भी बात कर लेते हैं। बात करते हैं ईरान और अमेरिका की। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ डील बस फाइनल होने वाली है। ईरान एनरिच्ड यूरेनियम ट्रांसफर करने को राजी हो गया है। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अब से थोड़ी देर पहले रूबियो ने दिल्ली में बड़ा बयान दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि चंद घंटों के बाद दुनिया गुड न्यूज सुनेगी, खासकर हॉर्मूज को लेकर। मार्को रूबियो भारत के दौरे पर हैं। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने एस जयशंकर के साथ प्रेस को ब्रीफ किया। इसी दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। सुनिए क्या कहा है मार्को रूबियो ने। So we've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region on an outline that could ultimately, if it succeeds, leave us not just with a completely open straits, and I mean open straits without tolls, but I do think perhaps there is the possibility that over the next few hours the world will get some good news, at least with regards to the straits and with regards to a process that can ultimately leave us where the president wants us to be, and that is a world that no longer has to be in fear or worry about an Iranian nuclear weapon. देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर हैं। उनका ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में भारत को लेकर ट्रंप ने कई ऐसे बयान दिए जिनसे दोनों देशों के रिश्तों में खटास देखी गई। जानकारों ने भी ट्रंप के इस रवैये की आलोचना की। आखिरकार ट्रंप को एहसास हुआ और उनके दूत मार्को रूबियो इंडिया के दौरे पर हैं। अपनी 4 दिनों की यात्रा के दौरान रूबियो बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ चर्चाएं कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का भरोसेमंद पार्टनर है। भारत के पास पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने का मादा है। दुनिया में चंद देश ऐसे हैं जिनके पास आर्थिक और कूटनीतिक क्षमताएं हैं। भारत उनमें से एक है। मार्को रूबियो ट्रंप का इनविटेशन लेकर इंडिया आए हैं। उन्होंने पीएम मोदी को इसी साल वॉशिंगटन आने का न्योता भी दिया है। भारत को अपना अहम साझेदार बताते हुए रूबियो ने क्या कहा, ये भी सुनिए। The bottom line is that the opportunities exist to work together because not just our shared and common values and our people-to-people ties, but because our nations are strategically aligned on all of the key issues that will define the new century. All of the great challenges that are before us now in the modern era, we are strategically aligned on. And the final point, and this I mean is no disrespect to any other country in the world, but you can have a strategic alliance with countries. But there are only a handful of countries in the world that have the ability to actually do something about these big issues on a global scale. There are only a handful of countries in the world that have both the economic and diplomatic power to be influential
on strategic issues from a global perspective, and India is one of them. And so that's why this is an important visit to be here today. It's why we hope that later this year the Prime Minister will visit us in Washington. It's why I hope our leaders will have a chance to interact in other forums. अब मार्को रूबियो को आपने सुन लिया, दो अलग अलग बयान उन्होंने सुन लिए, आपने सुन लिया। पहला तो गुड न्यूज की बात कर रहे हैं और दूसरा भारत की तारीफ जो कर रहे हैं। संगीत जी, देखिए इस पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा इस पर इस बात पर भी हम लोगों को सोचना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि मार्को रूबियो आए तो कलकत्ता आए, और कलकत्ता आने के बाद चैरिटी ऑफ मिशन गए, जहां मदर तेरेसा। बहुत सारे आपके दर्शकों को नहीं मालूम होगा, वो गूगल कर सकते हैं कि जासुआ 1 और जासुआ 2 ये 2 प्रोजेक्ट हैं जो भारत के अंदर जो है वो चर्च कन्वर्जन करने के लिए यूज करता है, और जिसको बहुत अमेरिका की फंडिंग होती है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जो है वहाँ का एस्टेब्लिशमेंट इसको सपोर्ट करता है, फंडिंग को भी सपोर्ट करता है। तो जा करके चैरिटी ऑफ मिशन ही क्यों गए मार्को रूबियो? क्या कहीं न कहीं वहाँ से किसी प्रकार का मैसेज था कि जो बंगाल में जो सरकार बदली है और जिस प्रकार का जो है हमको एक्सेस था पहले पावर स्ट्रक्चर के साथ, या कहीं हमें परेशानी आने वाले दिनों में खड़ी हो सकती है, क्या मार्को रूबियो वहाँ आकर के एक प्रकार का संदेश देना चाहते हैं कि हम चर्च के साथ खड़े हैं? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में के अंदर चर्च बहुत सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व्ड है। तो एक प्रकार का ये भी, मैं इस दृष्टि से भी मार्को रूबियो के कलकत्ता आने पर मुझे लगता है कि एक दृष्टिकोण ये भी ध्यान में रखना चाहिए। अब रही बात जो देखिए पिछले दिनों जरूर ट्रंप को कहीं ना कहीं कांटा चुभा है। जो चीजें वो चाइना जाकर के वो करना चाहते थे वो नहीं उनको हासिल हो पाया, और उनको लगा कि हर जगह से वो करीब करीब एक ढंग से अकेले पड़ रहे हैं। आप देखिए कि पूरा का पूरा यूरोप आज ट्रंप के लगभग खिलाफ है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो। मैंने कभी नहीं देखा कि इतनी दृढ़ता के साथ स्टैंड लेकर के कहा हो कि हम अमेरिका के साथ इस लड़ाई में नहीं है। मैंने अभी तक नहीं देखा। नहीं तो सब माना जाता था, कोई और तो नहीं, ब्रिटेन को तो पिछलग्गू माना ही जाता था कि भाई अमेरिकन माइट कम्स फ्रॉम अमेरिका, देयर इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, यानी कि काम का बंटवारा है। अमेरिका संपत्ति जो है अपना ताकत लगाता है, पैसा कहीं और से आता है, डिप्लोमेसी ब्रिटेन से आती है, तो एक ढंग का डिवीजन ऑफ लेबर जो है वही यूरोप और अमेरिका के वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर है, जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्री के अंदर जिनमें इंटरवीन करने के लिए वो यूज करते हैं जी। अब उनको लगता है कि कोई हमारा मित्र देश यदि नहीं रहा है इस इलाके में। इजराइल के साथ भी खटपट बहुत साफ नजर आ रही है